55 का अध्याय 5 जो उपबंध करता है अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में, धारा 19 से लेकर 28 तक। धारा 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी या उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर पहला विवाह का अनुष्ठान हुआ था, या दूसरा प्रत्यर्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है, और तीसरा विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था। 3 का यदि पत्नी अर्जीदार है तो जहां वह अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही है, या चौथा अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है। यह ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। धारा 20 अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन। उपधारा 1 इस धारा के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे, और धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई संधि नहीं है। उपधारा 2 इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्विष्ट कथन वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। धारा 21 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के और उन नियमों के जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए अध्ययन है कि इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियां जहां तक हो सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होंगी। धारा 21 का कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति। उपधारा 1 जहां का इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है, और ख उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भिन्न राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है, वहां ऐसी अर्जियों के संबंध में उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति की से कार्यवाही की जाएगी। उपधारा 2 ऐसे मामलों में जिसे उपधारा 1 लागू होती है का ऐसी अर्जियां एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोनों अर्जियों का विचार और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी, और ख ऐसी किसी अर्जियां भिन्न भिन्न जिला न्यायालयों में पेश की जाती हैं तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहली वाली अर्जी पेश की गई थी, और दोनों अर्जियों की सुनवाई और उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी। उपधारा 3 ऐसे मामलों में जिसे उपधारा 2 का खंड ख लागू होता है यथास्थिति वह न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्यवाही को उस जिला न्यायालय में जिसमें बात वाली अर्जी पेश की गई थी उच्च न्यायालय को जिसमें पहले वाली अर्जी लंबित है अंतरित करने की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन सक्षम है, ऐसी वाद वाली अर्जी का अंतरण करने के लिए अपनी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उस संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त की गई है। धारा 21 ख इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। उपधारा 1 इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण जहां तक कि न्याय के हित से संगत रहते हुए विचारण के बारे में साध्य हो
दिन प्रतिदिन तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगन उन कारणों से आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किए जाएं। उपधारा 2, इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहां तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा और प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से 6 माह के अंदर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। धारा 3, इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहां तक संभव हो सके शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से 3 मास के अंदर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। धारा 21 ग, दस्तावेजी साक्ष्य। किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह कि अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज साक्ष्य इस आधार पर अग्रह नहीं होगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है। धारा 22, कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। उपधारा 1, इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी किसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, किंतु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को छोड़कर जो न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित किया गया है। उपधारा 2, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। धारा 23, कार्यवाहियों में डिक्री। उपधारा 1, यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में चाहे उसमें प्रतिरक्षा में की गई हो या नहीं न्यायालय का समाधान हो जाए कि का अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर जिसमें उसके द्वारा धारा 5 के खंड 2 के उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया है, अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या निर्योग्यता का किसी प्रकार फायदा नहीं उठा रहा है या उठा रही है, और ख, जहां की अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 1 में निर्दिष्ट आधार हो, वहां न तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसने उनका मौनानुमोदन या उपमर्षण किया है, अथवा जहां की अर्जी का आधार क्रूरता हो वहां अर्जीदार ने उस क्रूरता का किसी प्रकार उपमर्षण नहीं किया है, और ख, जब विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति के आधार पर चाहा गया है और ऐसी सम्मति बल कपट या असम्यक अभियोजित नहीं की जाती है, और ग, अर्जी जो धारा 11 के अधीन पेश की गई अर्जी नहीं है, प्रत्यर्थी के साथ दुस्संधि करके उपस्थापित या अभियोजित नहीं की जाती है, और घ, कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है, और अंग, अनुतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई अन्य वैध आधार नहीं है, तो ऐसी ही दशा में किंतु अन्यथा नहीं न्यायालय तदनुसार ऐसा अनुतोष डिक्री कर देगा। उपधारा 2, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व यह न्यायालय का प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी दशा में जहां की मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो पक्षकारों के बीच मेल मिलाप करने का पूर्ण प्रयास करेगा, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसमें धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6 और खंड 7 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर अनुतोष चाहा गया है। उपधारा 3, ऐसा मेल मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय यदि पक्षकार ऐसा चाहते हैं तो, या यदि न्यायालय ऐसा करना न्याय संगत और उचित समझे तो कार्यवाहियों को 15 दिन से अनधिक की युक्त कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा, और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को, या यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं, अथवा करा दिया गया है या नहीं, और न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा। उपधारा 4, ऐसे मामले में जिसमें विवाह का विघटन विवाह विच्छेद द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रति मुफ्त देगा। धारा 23 का
विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष, विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म, क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा बल्कि वह उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा, और यदि अर्जीदार का जारकर्म, क्रूरता या अभित्यजन साबित हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए अर्जी उपस्थापित की होती। धारा 24 वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों में व्यय। जहां की इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसे उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहां वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्त प्रतीत होती हो। परंतु कार्यवाही के व्ययों और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथासंभव यथास्थिति पत्नी या पति पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। धारा 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। उपधारा 1 इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्ति को यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अनधिक अवधि के लिए संदत करे, और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा। उपधारा 2 यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात पक्षकारों में से किसी भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो ऐसी किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा। उपधारा 3 यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है पुनर्विवाह कर लिया है, या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह पतिव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में जो न्यायालय न्याय संगत समझे परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। धारा 26 अपत्यों की अभिरक्षा। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्त व्यय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्याय संगत और उचित समझे, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे, और न्यायालय पूर्वतन किए गए ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसंहरित या निलंबित कर सकेगा तथा उसमें फेरफार कर सकेगा। परंतु ऐसी डिक्री अभी प्राप्त करने के लिए कार्यवाही लंबित रहने पर अप्राप्त व्यय अपत्यों के भरण पोषण और शिक्षा की बाबत आवेदन को यथासंभव प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। धारा 27 संपत्ति का व्ययन। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार में दी गई हो, संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों को किसी में ऐसे उपबंधित कर सकेगा जिन्हें वह न्याय संगत और उचित समझे। धारा 28 डिक्रियों और आदेशों की अपील। उपधारा 1 इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्री अपीलीय
होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपील सामान्यतः होती है। उपधारा 2, धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तभी अपीलनीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपील सामान्यतः होती है। उपधारा 3 केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। उपधारा 4 इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। धारा 28 का डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है। धन्यवाद।